मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, रिजल्ट का इंतजार था। दिन काटे ना कटते थे। मैंने मनाहिल को फोन किया, क्यों ना हम इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए एकेडमी में दाखिला ले लें। वो भी बोर हो रही थी, फौरन बोली, हाँ आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्लासेस शाम को होती हैं, क्या इजाजत मिल जाएगी? हम दोनों ने वालिदैन से बात की। कुछ रद्दोकत के बाद इस शर्त पर इजाजत मिली कि हम साथ जाएंगी, साथ वापस आएंगे। घर पास पास थे, पहले भी इकट्ठी स्कूल आती जाती थी। खुशी से बातें खुल गईं। कई दिनों बाद मुलाकात होती थी, अब रोज मिला करेंगे। मेरे घर आकर मनाहिल ने खुशी का इजहार किया। मेरी कोई बहन ना थी, तभी बोरियत होती। मनाहिल की वजह से बहन की कमी पूरी हो जाती। इसके अब्बू की आमदनी काफी अच्छी थी, ये खुशहाल लोग थे। कुंबा भी मुख्तसर था, एक छोटा भाई, मनाहिल और माँ बाप। उनका घर जन्नत जैसा था। मोहल्ले में उनकी बड़ी इज्जत थी। हम रोज शाम को 4 बजे साथ एकेडमी जाने लगे। यहाँ सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाती, आधा घंटा अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई जाती थी। एकेडमी में उस्ताद के पास उनका एक साबिका शागिर्द भी आया करता था। जब क्लासेस खत्म होती वो आ जाता। गालिबन वो इसे पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देते थे। एक रोज जो ही हम क्लास से निकले वो सामने आ गया। हमें बागौर देखा। मुझे बुरा लगा उसका यूं ताकना, नजरें नीची कर ली। कुछ दिनों बाद मनाहिल बोली, लगता है वो नौजवान जो सर हमीद के पास आता है अब हमारा पीछा करता है। एकेडमी तक आता है, अंदर नहीं जाता, बाहर कहीं रुक जाता है, और जब हम एकेडमी से आगे निकलते हैं हमारे पीछे चलने लगता है। तुम मुड़ मुड़ के देखती हो ना, इसलिए। आखिर तुम पीछे क्यों देखती हो? अगर ऐसा करोगी तो वो आता रहेगा और कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। कुछ दिन बाद मनाहिल ने अंदेशा जाहिर किया कि अगर हमने इससे बात करके ताकुब करने की वजह ना पूछी तो लाजिम है किसी रोज घर तक पहुंच जाएगा, हमारा घर देख लेगा। अभी तो आधे रास्ते के बाद दाएं गली मुड़ जाता है, दाएं गली से रास्ता उसके घर जाता होगा, तभी मुड़ जाता है। नादान, वो हमारे घर तक क्यों आएगा? हमारा उसका रास्ता एक है, इसलिए पीछे चलता रहता है। चलने दो, किसी रोज थक कर बैठ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरी बात मानो नाज़ो। वो हमसे कोई बात करना चाहता है। वो नहीं, तुम मुझसे बात करना चाहती हो। देखो, मुसीबत को आवाज ना दो। मनाहिल ना मानी, इससे बात करने पर इसरार करती रही। मैं उसे छोड़कर आगे बढ़ गई कि इसे बड़ा शौक है लड़के से बात करने का, तो कर ले, मुझे क्या। वो मेरे तेज तेज चलने पर भी तेज ना चली, बल्कि अपनी रफ्तार और आहिस्ता कर ली। अगले दिन जब मुलाकात हुई उसने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने भी ना कुरेदा। अगले दिन छुट्टी थी, शाम को वो मेरे घर आ गई, जैसे बात को दिल में ना रख पा रही हो। खुद ही बताने लगी। जब तुम आगे बढ़ गई तो वो मेरी तरफ आया और बोला, बहुत दिनों से आपसे बात करना चाहता था, आपके साथ ही साथ होती हैं, मौका नहीं मिल रहा था अपना मुद्दा बयान करने का। आज मौका है, बुरा ना लगे तो बात कर लूं। हाँ कहो, रोज पीछे आते हो, फिर आधे रास्ते से गली में मुड़कर गायब हो जाते हो। बड़ी उलझन होती है। मैं खुद तुमसे बात करना चाहती थी ताकि ये मसला हल हो। क्या यहाँ ठहर कर बताऊं? सड़क के किनारे। ये कहकर उसने सामने एक छोटे से कैफे की तरफ देखा जिसमें फैमिली रूम भी था। मैंने सोचा सड़क से और तालिबे इल्म भी गुजरते हैं जो एकेडमी में हमारे साथ पढ़ते हैं। वाकई यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है। तभी कहा, मुख्तसर बात कर लो, वजह बता दो हमारे पीछे आने की और जाओ। कैफे में बैठकर कोई दास्तान तो नहीं सुनानी है तुमने? और ना ही मैं सुनूंगी। दास्तान ही सुनानी है, यानी बात थोड़ी लंबी है, 10-12 मिनट लगेंगे। ऐसी कौन सी बात है? अपनी मुश्किल बताना चाहता हूँ। दरअसल मैं बहुत गरीब और जरूरतमंद लड़का हूँ। मालूम हुआ है कि आपके वालिद महकमा तालीम में इस जगह काम करते हैं जहाँ गरीब तालिबे इल्मों को वजीफे दिए जाते हैं। यहाँ हम ज्यादा नहीं ठहर सकते, इधर से एकेडमी के ट्यूटर भी गुजरते हैं। मैंने उससे कहा कि वो सामने कैफे में चलकर बैठे, मैं आती हूँ। तो क्या तुम उसके साथ कैफे में बैठी थी मनाहिल? हाँ, तो और क्या करती?
अच्छा तो फिर क्या बात की उसने कहा कि वो बहुत दुखी इंसान है, यतीम है, बीए के आखिरी साल में रकम ना होने के सबब तालीम को अधूरा छोड़ना पड़ा। पहले एकेडमी आता था, सर भी कुछ माली मदद कर देते थे, अब नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि आपके वालिद मुझे महकमा तालीम से वजीफा दिलवा सकते हैं। उम्मीद की एक किरण दिल में जागी है, मगर बात करने का हौसला नहीं था। इसीलिए आपके पीछे आता था कि किसी दिन आप खुद तवज्जो देंगी तो शायद मुझ गरीब को ग्रेजुएशन करने का मौका मिल जाए। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ है। तो क्या तुम उसके लिए अपने अब्बू से बात कर सकोगी? अब्बू से नहीं, अम्मी से बात करूंगी, वो अब्बू को खुद ही कहकर वजीफा दिलवा देंगे। ठीक है, मैंने लंबी सांस खींचकर कहा। अल्लाह करे उसने जो कहा है सच हो। वैसे वो लिबास और वजह कता से जरूरतमंद लगता नहीं है। अब तुम मुझे प्लीज नेकी करने से मत रोकना। मनाहिल बुरा मान गई। मैंने बोला, मैं नहीं रोकती, रोकूंगी भी तो तुम कौन सा रुक जाओगी। लेकिन ऐसी बातें मुसीबत ला सकती हैं। मैं फिर कहती हूँ, किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो भी एक अजनबी पर। मेरी बात का उस पर उल्टा असर हुआ। मनाहिल ने मुझसे मिलना ही छोड़ दिया। वो कोशिश करती कि घर से साथ चलने के बाद अलहदा हो जाएं। कभी कहती, आज मेरे पाँव में दर्द है, आहिस्ता आहिस्ता चलूंगी, तुम्हें देर ना हो जाए, सर की डांट पड़ जाएगी तुम्हें, तुम आगे निकलो, वक्त पर पहुंचो, मैं आ रही हूँ 2 मिनट बाद। एकेडमी ज्यादा दूर ना थी। घर से एकेडमी तक दरमियान में एक बस स्टॉप आता था। जब मनाहिल का ऐसा रवैया देखा तो मुझे दुख हुआ। अब मैं स्टॉप की तरफ चली जाती और बस में सफर करके एकेडमी पहुंच जाती। वो आधा घंटा लेट आती या कभी 15 मिनट 20 मिनट बाद आती। मैं कोई सवाल ना करती, जानती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर मजीद सवाल करके उसको परेशान करती। सवाल भी करना छोड़ दिया। मालूम था कि जवाब मनाहिल से बनना पड़ेगा। वो मेरी सहेली थी, आज की नहीं बचपन की। कैसे गाफिल रह सकती थी? अंजाम पर मेरी नजर थी और आवाज पर उसकी। बहरहाल कुछ दिन बाद आखिरकार खुद पूछ लिया कि मनाहिल, तुमने रजी को क्या जवाब दिया है? मैंने उससे कहा है कि हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी, माली मदद भी जो हो सकी करूंगी, ताकि तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर सको। अब ये उसका मामूल हो गया कि रोज रास्ते में रुककर रजी से बातें करती। मैं तंग आने लगी, दोस्ती खत्म करने की धमकी भी दी, मगर उस पर असर ना हुआ। उसने अपनी राह मुझसे अलग कर ली। रोज घर से एकेडमी 10-15 मिनट देर से पहुंचती। उसने मेरे साथ चलना ही छोड़ दिया था। एक रोज परेशान होकर आंटी हमारे घर आई। मुझसे दरियाफ्त किया, तुम आ गई हो, मनाहिल कहाँ रह गई है? मुझे आज जल्दी घर आना था, तभी सर से छुट्टी लेकर आ गई हूँ। तबीयत खराब हो गई थी, वो आती ही होगी। क्या एकेडमी की छुट्टी का टाइम बढ़ गया है? वो अब रोज ही लेट आने लगी है। जी आंटी, जब भी टेस्ट वगैरह की तैयारी करनी होती है ना, तो हम लोग कुछ लेट हो जाते हैं। मैंने बात बना दी। हालांकि जी नहीं चाहता था कि मनाहिल का पर्दा रखूं, लेकिन फिर भी दोस्ती का ख्याल आ गया। सोचा अगर सच कह दिया तो उसका एकेडमी जाना बंद हो जाएगा। रफ्ता रफ्ता मनाहिल से मेरी दोस्ती और बातचीत खत्म हो गई। हमारे रास्ते अलग हो गए। अभी कॉलेज के दाखिले में देर थी, लिहाजा इस वक्त को मैं एकेडमी जाकर अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहती थी। अम्मी को बता दिया कि असल मामला क्या है। अम्मा ने कहा, क्यों ना मैं सफिया को बाखबर कर दूं। मैंने मना कर दिया, नहीं अम्मी, थोड़े दिनों की बात है, अब्बू को पता चला तो वो मुझे भी जाने से रोक देंगे। वैसे भी वो बाज आने वाली नहीं है, उसका फोन पर भी रजी से राब्ता रहता है। जल्द खुद ही उसके वालिदैन को पता चल जाएगा। रिजल्ट आ गया, मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। मनाहिल से बातचीत ना रही। उसकी अम्मी कभी आती तो कहती, जाने से क्या हो गया है, रोजाना देर से घर आती है। वही हुआ जिसका डर था। एक रोज उसके वालिद ने उसे रजी के साथ कहीं बाहर देख लिया। वो तो भाग गया, लेकिन मनाहिल ना भाग सकी। वो साथ ले आए और खूब डांटा। घर से बाहर निकलना बंद हो गया। इस वाक़ये के अगले ही दिन अंकल हमारे घर आए। अब्बू से कहा कि मेरी बेटी आपकी बेटी के साथ जाती थी। क्या उसने कभी जिक्र नहीं किया था? इसने जिक्र किया था।
अनाहिल को भी काफी रोका, लेकिन तुम्हारी साहबजादी ने किसी की बात नहीं सुनी तो नाजो ने उसके साथ दोस्ती खत्म कर दी। मैं आजकल में बस आपको आगाह करने ही वाला था। अबू ने अंकल को समझाया, देखो साजिद, तुमने बेटी का रिश्ता कहीं ना कहीं तो करना है। अब जमाना बदल गया है, रोक टोक पर औलाद बागी होने लगती है। मार से नहीं, प्यार से पूछो। बल्कि मेरा मशवरा तो ये है कि लड़के से मिलो। अगर तो अच्छा लड़का है, शरीफ खानदान से है, तो जहाँ तुम्हारी लड़की चाहती है वहाँ रिश्ता कर दो। किसी और से भी जबरदस्ती शादी की तो मुमकिन है कि बाद में ज्यादा मसले खड़े हो जाएं, या फिर बच्ची नाखुश रहे। अंकल तो गुस्से में भरे हुए आए थे, लेकिन अब्बू के समझाने पर गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया। सोच में पड़ गए कि नदीम बात तो सही कर रहे हैं। लड़कियों को घर से निकलने की आजादी दी है तो अब शादी में मर्जी का हक भी देना चाहिए। अंकल ने मनाहिल से कहा, उस लड़के के घर का आता पता बता दो कि मैं छानबीन कर लूं। लड़के के वालिदैन से मिलूं। अगर ठीक घर आना है तो सोचता हूं कि कोई इस मसले का हल करे। मनाहिल को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे। वो सख्त मिजाज कहलाते थे। खुश हो गई। फोन पर रजी को बताया कि अब्बू मान गए हैं। तुम फौरन अपने वालिदैन को भेजो, वो उनसे मिलने के बाद तुमसे मिलना चाहते हैं। रजी ने उसे तसल्ली दी कि जरूर लाऊंगा, 1-2 रोज बाद बता दूंगा कब आ रहे हैं। दिन पर दिन गुजरते गए। वो बहाने करता रहा, लेकिन वालिदैन को ना लाया। मनाहिल ने तंग आकर रजी को फोन करना बंद कर दिया, तो वो खुद उसे फोन करने लगा। हालांकि मनाहिल ने सख्ती से मना किया था। यहाँ मौका देखकर खुद तुमको फोन कर लिया करूंगी, तुम ना करना। कभी भाई और कभी अब्बू सामने बैठे होते हैं, उन्होंने फोन उठा लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। रजी फोन करने से बाज ना आया। जब जी चाहता नंबर डायल कर देता। वक्त पे वक्त घंटियां बजती रहती। मनाहिल के वालिद और भाई मौजूद होते तो फोन ना उठाते। वो उठाते तब जवाब ना मिलता, फोन बंद कर देता। वो शक में पड़ गए। तभी आंटी फोन उठाने लगी। एक रोज कहा, ये क्या तरीका है? शादी करना चाहते हो तो वालिदैन से मिलवाओ, वरना पुलिस ने रिपोर्ट करते हैं। खौफ की वजह से वो अपनी वालदा को ले आया। आंटी ने रजी की वालदा से कहा, तुम इतवार के दिन अपने बेटे और शौहर के साथ आ जाना। मनाहिल के वालिद और ताया को रोक लूंगी। मर्दों से मर्द बात कर लेंगे, बाद में हम जवाब देंगे कि आप लोगों से नाता जोड़ना है या नहीं। इतवार को वो लोग ना आए। मनाहिल की अम्मी को बहुत गुस्सा आया कि ये किस किस्म के लोग हैं। उन्होंने अपने भाई से कहा, इससे पहले कि कोई बड़ा मसला खड़ा हो जाए, तुम अपने तौर पर लड़के का पता करो और उसकी रिपोर्ट दो कि उन लोगों को बातचीत के लिए घर बुलाना भी चाहिए या नहीं। मामू ने छानबीन की। रजी के मोहल्ले में जाकर पड़ोसियों से मालूमात ली। पता चला कि रजी की शादी हुई थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद तलाक हो गई। उसका बाप हयात नहीं है। घर का खर्चा ताया चलाता है, जिसकी बेटी से ये लोग रजी की मंगनी कर चुके हैं। जाने क्यों अभी तक लड़की को रुखसत करके नहीं ला रहे। लड़का एक प्राइमरी स्कूल चलाता है। मजीद क्या सरगर्मियां हैं ये मालूम नहीं। अभी तक कोई ऐसी बात तो उसके बारे में सुनी नहीं है। जाने पड़ोसियों ने सही कहा था या फिर एक अजनबी से रजी का पर्दा रख लिया था। कुछ अरसा खामोशी से गुजर गया। मनाहिल ने माँ से कहा, रजी के वालिद नहीं है, कोई बुजुर्ग रिश्तेदार साथ नहीं होता। उसके ताया तो अपनी बेटी देना चाहते हैं और रजी की माँ आपके घर आ चुकी हैं, दोबारा वही आएंगे। रिश्ते के लिए आप अब्बू को मना लें कि दीगर रिश्तेदारों को लाने की शर्त ना लगाएं। रजी की मजबूरी है, रिश्तेदारों से उन लोगों का झगड़ा है। मनाहिल की वालदा गुस्से में आ गईं, कहने लगी, लड़की बेटियों के रिश्ते इस तरह से तय नहीं किए जाते, उसे किसी न किसी बुजुर्ग को तो लाना पड़ेगा। शादी है, हंसी खेल नहीं। जब तक सही तरीके से वो रिश्ते के लिए नहीं आते, तुम्हारे अब्बू अकेले रजी को मुंह नहीं लगाएंगे। बेहतर है कि तुम आपके इस खेल से बाज रहो, वरना रजी से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती।
मनाहिल माँ बाप की तरफ से मायूस हो गई तो एक रोज मौका पाकर घर से निकल गई। सुबह से दोपहर फिर शाम होने को आ गई। उसके वालिद के घर लौट आने का टाइम होने लगा। आंटी सख्त परेशान थी, घबराकर हमारे घर आई और मुझसे पूछने लगी, बेटी अब तो उसका कॉलेज जाना तक बंद करवा दिया था उसके अब्बू ने। तमाम वक्त घर में आंखों के सामने रहती थी, अचानक आज सुबह से गायब है, जाने कहाँ चली गई है। बहुत परेशान हूँ, तुम्हारे अंकल आते ही होंगे, वो पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी, कहाँ गई है। एक ख्याल था कि शायद इधर आ गई हो तुमसे मिलने, लेकिन यहाँ भी नहीं है। आंटी वो तो काफी दिनों से नहीं आई, मुझसे उसकी मुलाकात नहीं रही है, तो फिर कहाँ गई होगी। वो बेचारी हाँफती कांपती चली गई। मुझे डर लगा कि कहीं आंटी को कुछ हो न जाए। रात गुजर गई, मनाहिल का कोई सुराग ना मिला। यकीन था कि वो रजी के चक्कर में निकली है। उसको तलाश किया, वो भी घर से गायब था। घर को ताला लगा था और स्कूल बंद था। सख्त गर्मी की वजह से सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को 15 दिन कबल छुट्टी दे दी थी कि छोटे बच्चे बेहोश ना हो जाएं, क्योंकि अक्सर स्कूलों में पंखे और ठंडे पानी की सहूलत नहीं होती। हफ्ता गुजरा कि रजी की माँ का फोन आ गया। अम्मी से बात की, बताया कि उन दोनों नालायकों ने बुजुर्गों की इज्जत का भी पास नहीं रखा और अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर ली है। अब मनाहिल आप लोगों के पास आना चाहती है माफी मांगने के लिए। मुझे फोन किया था लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ है। मैं अपनी बहन के इंतकाल पर फैसलाबाद गई हुई थी। मेरे पीछे उन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दिया है। माँ ने शोहर से दरख्वास्त की, पैरों को हाथ लगाया कि आने दो मनाहिल को, कम अज कम मजीद भटकने से तो हम उसको बचा लेंगे। मालूम नहीं रजी मनाहिल का क्या अंजाम करेगा। पहले अंकल राजी ना हो रहे थे, फिर बोले चलो आने दो, कह दो रजी की माँ को हम तक पहुँचने दो, बाद में देख लेंगे। आंटी ने रजी की वालदा को फोन करके कहा, उनको कहो आ जाएं। 2 रोज बाद एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मनाहिल का भाई घर पर था। उसने दरवाजा खोला, सामने वो पन्नी सवरी खड़ी थी। भाई ने देखकर दहलीज पर नफरत से थूक दिया, कहा खबरदार अंदर मत आना, जहां से आई हो वापस चली जाओ, तुम्हारे लिए अब इस घर में कोई गुंजाइश नहीं है। वो बोली मैं आऊंगी, देखती हूँ तुम कैसे रोकते हो मुझे मेरे ही बाप के घर आने से। तभी भाई ने उसे धक्का दिया और दरवाजा बंद कर दिया। आवाज सुनकर अंकल कमरे से बाहर निकले और पूछा कौन है। बदबख्त मनाहिल आई थी अबू, मैंने धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया है, आने नहीं दिया। अंकल ने दरवाजा खोला, वो अभी तक वहीं खड़ी हुई थी। अंदर आ गई। माँ उसे कमरे में ले आई। आंटी रोती थीं और साथ लानत तानत भी करती जाती हैं। अंकल अपने कमरे में चले गए, बेटी से बात ना की। मनाहिल उस रोज घर से ना गई। रात को अंकल से आंटी ने कहा कि इसका मकल को घर से धक्के देकर निकालने के बजाय आप इज्जत से रुखसत कर दें। अभी मोहल्ले में बात नहीं फैली है, निकाह तो वो अपनी मर्जी से कर ही चुकी है। ये बात अगर फैल गई आपकी इज्जत मिट्टी में मिलेगी और ये भी उम्र भर रजी के रहम करम पर एक लावारिस लड़की की तरह जिंदगी गुजारेगी। आपका हाथ मनाहिल के सर पर ना हुआ तो न जाने वो उसका क्या हाल करे। हफ्ते बाद मनाहिल की रुखसती सादगी से कर दी गई। मोहल्ले से चंद शरफा को बुलाया गया, रिश्तेदारों को अंकल आंटी ने ना बुलाया। वो रुखसत होकर रजी के घर चली गई। अब माँ बाप बेटी से मिलने नहीं जाते थे। मनाहिल ही 2 माह बाद खुद आ जाती। भाई और बाप मुंह ना लगाते, लेकिन माँ ममता से मजबूर थी। वो बेटी को गले लगा लेती। ताहम अभी तक अंकल ने दामाद को घर आने की इजाजत ना दी थी। अभी पहला जख्म भरा नहीं था
کہ ایک روز مردے کی طرح نڈھال ماں کے گھر آئی اور بستر پر گر گئی۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا، خیر تو ہے؟ روتے ہوئے بتایا کہ رضی نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ جسم پر مار پیٹ کی وجہ سے نیل پڑے ہوئے تھے۔ آنٹی نے بیٹی کی حالت دیکھی تو دل پکڑ لیا۔ باپ گھر آیا، بیٹی کا حال دیکھ کر کہا مجھے پہلے ہی خبر تھی کہ کم اصل سے وفا نہیں۔ جس لڑکے کا خاندانی پس منظر ایسا ہو وہ جو کرے کم ہے۔ عمر بھر کا گھاؤ لگا کر مناہل نے میکے میں پناہ لی۔ خدا کا شکر ہے کہ باپ نے پناہ دے دی، ورنہ کہاں جاتی کہ جن لڑکیوں کے وارث نہ ہو ان کا انجام بخیر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔